दोस्तों, पिछली कड़ियों में आपने फ्लैट बेड एवं पोस्ट बेड सिलाई मशीनों को देखा। अब पेश है सिलाई मशीनों के 3 प्रकारों में से एक सिलेंडर आर्म स्लिपर बाइंडिंग सिंगल नीडल मशीन। आइए देखें इस मशीन को। सबसे पहले इसके विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ये है प्रेसर फुट। इसे इनर फुट कहते हैं और दूसरा आउटर। इनर फुट का दबाव मुख्यतः बाइंडिंग पर होता है, जबकि आउटर फुट कंपोनेंट के लिए होता है। ये वॉकिंग फीड है जो स्टिचिंग की लंबाई सदैव एक रखने में सहायक होता है। इस मशीन में नीडल फीड होता है। ये रहा ट्यूब होल्डिंग नट। इसे बेस आर्म प्लेट कहते हैं। ये ऊपर उठाकर अपनी ओर खींचने से हिलती व प्रयोग में आती है। और ये है बाइंडिंग गाइड पिन्स। इनके कई काम हैं, जैसे बाइंडिंग को ऊपर से नीचे पकड़ना, उसमें ऐंठन नहीं होने देना, पिनों में अंदर बाहर कसकर बाइंडिंग मटेरियल्स डालकर बाइंडिंग टेंशन बढ़ा सकते हैं। जितने पिन्स होंगे उसी अनुसार बाइंडिंग का दबाव कम या ज्यादा किया जा सकता है। पिन की संख्या घटाते हुए बाइंडिंग टेंशन घटता है। ये रहा बॉबिन कवर प्लेट। ये गोलाकार आकृति में होता है। अब देखिए बेस आर्म प्लेट को पकड़ने वाला स्क्रू और स्प्रिंग। और अब बाइंडिंग स्टैंड। दोस्तों, अन्य सभी पार्ट्स सिंगल नीडल फ्लैट बेड सीविंग मशीन की तरह होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस मशीन में नीडल कैसे बदले। एक नीडल और छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। नीडल उठाकर क्लियरेंस कट को हुक के पॉइंट की तरफ रखें। स्लिपर बाइंडिंग मशीन में सुई लगाते समय शॉर्ट ग्रूव आर्म की तरफ होना चाहिए। स्लिपर बाइंडिंग मशीन में ये क्लियरेंस कट आर्म की ओर रखा जाता है। नीडल के शैंक को नीडल बार में जहां तक संभव हो अंदर डाल दें। नीडल स्क्रू को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर कस दें। ध्यान रहे नीडल का आई मशीन के फ्रंट के सामने समानांतर हो। तो आपने देखा नीडल यानी सुई बदलने की ये प्रक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मशीन में टॉप थ्रेडिंग कैसे की जाती है। थ्रेड को उसके स्टैंड पर रखें। पहला थ्रेड गाइड स्पूल की लंबाई का दुगना हो। ये लंबाई प्रयुक्त स्पूल के सबसे ऊपरी छोर से मापी जाए, या फिर ये इतनी ऊंची हो कि थ्रेड स्पूल में न उलझे। पहले थ्रेड गाइड से नीचे से ऊपर ले जाएं। मशीन के आर्म पर गाइड से थ्रेड ले जाएं। सबसे ऊपरी होल में सबसे पहले। इसके बाद अगले होल नीचे से थ्रेड ले जाएं। इसी प्रकार अगले गाइड होल से थ्रेड ले जाएं। यदि 2 होल्स हों तो पहले नीचे वाले से ले जाएं। अगले गाइड से गुजरते हुए थ्रेड को क्लिप कर दें। प्रेसर फुट ट्रेडर को दबाकर टेंशन डिस्क को खोल दें। टेंशन डिस्क और बार के ऊपर से थ्रेड को खींच लें। इसके बाद अगले डिस्क गाइड के बीच से थ्रेड ले जाएं और क्लिप करें। अब टेक अप स्प्रिंग लिवर से थ्रेड को खींचकर हुक तक ले जाएं। टेक अप लिवर से थ्रेड ले जाएं दाएं से बाएं। अगले गाइड से थ्रेड को क्लिप करें बाईं ओर। अगले सेंट्रल गाइड से थ्रेड को क्लिप करें। थ्रेड पर एक क्लीन एज काट लें। नीडल बार में गाइड होल होते हुए क्लिप करें। नीडल में बाएं से दाएं थ्रेड लगाएं। ध्यान रहे थ्रेडिंग सदैव नीडल के लॉन्ग ग्रूव साइड से होती है। 6 सेंटीमीटर थ्रेड छोड़ दें। थ्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया समझने के बाद हम गौर करेंगे ट्यूब सिलेक्शन पर। इसी सिलसिले में इसके विभिन्न भागों पर भी गौर करेंगे। मुख्य भाग हैं ब्रिज, शोल्डर्स, शेल, ओपनिंग और नीडल रिसेस। देखते हैं विस्तार से। ट्यूब्स को गाइड्स या शेल्स भी कहते हैं। यहाँ जिस ओपनिंग की चर्चा है उसकी माप 2 सबसे संकरे बिंदुओं के बीच की दूरी है। आइए अब हम देखें कि क्या संबंध है ट्यूब एवं बाइंडिंग में। ट्यूब के पीछे बाइंडिंग का साइज व ओपनिंग अंकित होती है। इस मामले में बाइंडिंग का साइज 10 मिलीमीटर है।
अगला अंक ओपनिंग या खुलने का है। बाइंडिंग किनारे पर एक शार्प पॉइंट काट लें, अर्थात उसे अगले भाग से तिरछा काट दें। ट्यूब शेल के अंदर बाइंडिंग को डालें। ट्यूब को मजबूती से पकड़ लें और बाइंडिंग को 90 डिग्री के कोण पर ट्यूब में रख दें। बाइंडिंग हल्के तनाव के साथ आसानी से ऊपर आना चाहिए। बाइंडिंग पूरी तरह ट्यूब ओपनिंग को भर दे। दोस्तों, अब देखिए क्या संबंध है ट्यूब ओपनिंग एवं मटेरियल की मोटाई के बीच। ट्यूब के पीछे ओपनिंग साइज लिखा होता है। सही ओपनिंग हेतु मटेरियल की मोटाई जोड़ दें। अब किसी सीम के मद्देनजर ट्यूब ओपनिंग के दोनों साइड 1 सेंटीमीटर अर्थात 0.5 मिलीमीटर दोनों ओर छोड़ दें। अब देखें ट्यूब बदलने की प्रक्रिया। पूरी चौड़ाई वाला स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें जो ट्यूब होल्डिंग नट्स के स्लॉट को कवर कर सके। घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाकर ट्यूब बैरल आकार के नट खोल लें। नट व ट्यूब हटा लें। नया ट्यूब लेकर उसे होल्डिंग स्क्रू के ऊपर रखें। फीड डॉग में कट आउट तक ट्यूब फिर कस दें। नीडल रिसेस को ट्यूब में लाइन अप कर लें। इसी स्थिति में बैरल आकार के ट्यूब होल्डिंग नट को फिर से रख दें। स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर पाएं काम के लिए तैयार ट्यूब। दोस्तों, आगे और भी बहुत कुछ है, जैसे बाइंडिंग थ्रेडिंग, स्ट्रेट बाइंडिंग, डबल कर्व एज, सर्कल्स और डर्बी क्वार्टर की बाइंडिंग। सबसे पहले बाइंडिंग थ्रेडिंग। बाइंडिंग मटेरियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे फैब्रिक, सिंथेटिक कोटेड और लेदर। अभी आपके सामने थे बाइंडिंग मटेरियल्स। अब देखिए थ्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया। बाइंडिंग स्टैंड पर बाइंडिंग रोल रखें। थ्रेडिंग के दौरान बाइंडिंग की रिवर्स साइड ऑपरेटर के सामने हो। रोल को कॉइल भी कहते हैं। बाइंडिंग के सिरे को तिरछा काटें। अब बेस आर्म को बाहर खींच लें और ट्यूब शेल के अंदर पॉइंट को थ्रेड कर लें। बाइंडिंग को लगभग 5 सेंटीमीटर बाहर खींच लें। ट्यूब ओपनिंग से बाइंडिंग को पीछे से पकड़कर खींचें, जिससे बाइंडिंग ट्यूब में सही तरह से बैठ जाए। बेस आर्म प्लेट को वापस कर दें बाइंडिंग थ्रेड के साथ। प्रेसर फुट को नीचे बाइंडिंग पर ले आएं। बाइंडिंग को पकड़कर स्टिच शुरू करें, लगभग 1 सेंटीमीटर। अब मशीन बाइंडिंग हेतु तैयार है। दोस्तों, तैयारी के बाद देखते हैं बाइंडिंग के प्रकार। सबसे पहले स्ट्रेट बाइंडिंग। आवश्यकता है 3 स्ट्रिप्स की। बेंच पर कंपोनेंट सही सजा लें। पहला टुकड़ा लें, बाइंडिंग में डाल दें। टुकड़े के एज को ट्यूब ब्रिज के सिरे के सामने सख्ती से पकड़े रखें। स्टिच करें। बाइंडिंग बाएं हाथ में और काम दाएं हाथ में हो। 5 से 6 स्टिच बाद दोनों हाथों से काम बढ़ाएं। अंतिम छोर पर आते ही अगला टुकड़ा फीड कर दें, जो पहले के एज तक जाए। इसी प्रकार सभी टुकड़ों की बाइंडिंग कर दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सभी मानकों के बारे में सुन चुके होंगे। जाहिर है इस मशीन पर काम के भी कुछ मानक होंगे। आइए देखते हैं क्या है ये मानक। स्टिच के दोनों तरफ बाइंडिंग की पकड़ हो। बाइंडिंग के एज से 2 मिलीमीटर से अधिक दूर स्टिचिंग न हो। बाइंडिंग एज से अच्छी तरह से कसी हुई हो या सटी हुई हो। बाइंडिंग सिलाई के अंत में बाइंडिंग को कंपोनेंट के बिल्कुल पास से काटें। बाइंडिंग में ट्रिमिंग के दौरान कंपोनेंट नहीं कटना चाहिए। अधिकतम 5 गलतियां नजरअंदाज कर दें। देखा दोस्तों, कितना संभल के चलना है। लिहाजा पते की एक बात और, अभ्यास हेतु 5 टुकड़ों पर कुल समय 1 मिनट 20 सेकंड लगे। बाइंडिंग का दूसरा प्रकार है डबल कर्व एज या SB2। अभ्यास हेतु चाहिए टुकड़े। उन्हें बेंच पर कार्य करने की दिशा में रखें। कंपोनेंट उठाकर ट्यूब पर रखें। ट्यूब ब्रिज पर एज को सख्ती से दबाए रखें। कॉन्वेक्स कर्व एज के आकार के अनुरूप बढ़ते जाएं। ध्यान रहे ये एक तेज मोड़ है,
और टुकड़े को यथानुसार घुमा लें। इसके बाद कॉनकेव एज पर चलें। ट्यूब ब्रिज पर बहुत जोर से दबाए रखें। अभ्यास पूरा होने तक जारी रखें। अब दूसरा टुकड़ा लेकर पहले की भांति बाइंड कर दें। इसी प्रकार सभी टुकड़ों की बाइंडिंग पूरी कर लें। दोस्तों, अब मैं मानक को मंजिल कहूंगी। सिलाई के दरमियान इसे ही तो पाना है, तो आइए देखते हैं क्या है ये मानक। स्टिच के दोनों तरफ बाइंडिंग की पकड़ हो। बाइंडिंग एज पर सिलाई की दूरी 2 मिलीमीटर से अधिक न हो। बाइंडिंग एज से कसी हुई हो। बाइंडिंग के अंत में बाइंडिंग को सीधा व एज के नजदीक से काटें। बाइंडिंग में ट्रिमिंग के दौरान कंपोनेंट न कटे। अधिकतम 5 गलतियों को नजरअंदाज कर दें। आज की इस कड़ी में हम सिलेंडर आर्म सीविंग मशीन के रूबरू हैं और इसी सिलसिले में पेश है डबी क्वार्टर्स की बाइंडिंग। 2 क्वार्टर्स चाहिए। स्टे पोजीशन से बाइंडिंग शुरू करें। कोर को ट्यूब ब्रिज पर कसकर दबाए रखें। अब कॉन्वेक्स कर्व एज को घुमा दें और कसकर दबाए रखें। कॉनकेव कर्व की बाइंडिंग जारी रहे। इसी प्रकार पूरी जोड़ी की बाइंडिंग कर लें। दोस्तों, अंत में मंजिल की बात। जी हाँ, नपे तुले कदम, चलो चले मानकों की ओर। स्टिच के दोनों तरफ बाइंडिंग की पकड़ हो। बाइंडिंग के एज से 2 मिलीमीटर से अधिक दूर स्टिचिंग न हो। एज से कसी बाइंडिंग हो। एज से सीधी में बाइंडिंग कटे। बाइंडिंग में ट्रिमिंग के दौरान टुकड़ा न कटे। अधिकतम 5 गलतियां नजरअंदाज कर दें। आपसे अलविदा कहूँ इससे पहले मैं पूछती हूँ एक सवाल। बाइंडिंग मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं?